नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज करा दिया था। आइए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखें मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो ये लॉ स्पीड का है और वो लॉ किसका था? वेलोसिटी का। यानी ये गति का है, चाल का है, और वो किसका था? वेग का। तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का क्या अर्थ है? वहां तो वेलोसिटी था, यहाँ स्पीड है, बस अंतर तो यही है ना। और वेलोसिटी वहां किसकी थी? मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी वहां पे आप कह सकते हो, और यहाँ पर स्पीड किसकी है? मॉलिक्यूल्स की। तो आप मॉलिक्यूलर स्पीड भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, स्पीड्स लिखा आ सकता है, मॉलिक्यूलर स्पीड्स लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है जी, तो हेडिंग क्या है? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इस बात को हिंदी में आप कहेंगे मैक्सवेल का, ठीक है जी, आणविक गति वितरण नियम, है ना। मैक्सवेल का आणविक गति के वितरण का नियम। ठीक है, स्पीड इधर लिख देते हैं, वहां पे देख नहीं रहा। ठीक है जी, तो इस मॉलिक्यूलर स्पीड्स का क्या अर्थ है? आणविक गति, है ना, यानी अणुओं की गति। ठीक है जी, तो अब क्लियर होगा, आणविक गति संबंधी नियम है ये। देखो, इस नियम को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, है ना। आप एक बताओ, जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स करना है आपको, लेकिन इससे पहले मैं कौन सा करा चुका हूं? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। बताइए क्या होता था? क्या होता था? फाइनल एक्सप्रेशन dn बराबर है n m अपॉन 2 पाई kt। ठीक है जी, और इसकी पावर 3/2। क्लियर है? e की पावर माइनस का m अपॉन 2 kt। ठीक है जी, और v यहाँ था vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, और यहाँ dvy वो dvx dvy और इंटू dvz। याद है ना आप लोगों के? ठीक है जी, ये था मैक्सवेल का कौन से वाला? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, है ना, ये वेलोसिटीज कह सकते हो। तो ये देख लेना आपकी इक्वेशन कौन सी थी, वहां तक मैंने करा रखा था। सबसे लास्ट की लाइन है ये, है ना। तो सबसे लास्ट की लाइन है, उस इक्वेशन को आप बी मान सकते हो। यदि कुछ नहीं मानी है तो ए तो मान ली थी ना हमने। ठीक है जी, तो यहां से ही उठाना है। इसका मतलब है आपको मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स जब करना है तो यहां तक तो बिल्कुल सेम करना है, और उसके बाद मुश्किल से 2 लाइन है, ठीक है, और ये लॉ कंप्लीट हुआ। तो एक ही लॉ में आप दोनों लॉ को कर सकते हो। अंतर मैंने आपको बता दिया है क्या है, यहां तक सेम और इसके आगे थोड़ा सा अलग है बस। तो आइए देख लेते हैं। देखो ये क्या है? वॉल्यूम है ना। तो टू फाइंड द वॉल्यूम मैंने बताया था dvx dvy इंटू dvz क्या है? एक वॉल्यूम एलिमेंट था। तो इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आप एक स्फेरिकल शेल को कंसिडर करेंगे टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वो वॉल्यूम dvx dvy dvz। ठीक है, वी कंसिडर, ठीक है जी, क्या कंसिडर करते हो? ए स्फेरिकल शेल। ठीक है, यानी गोलीय कोश। गोलीय कोश कैसा होता है? इस तरीके से। ये वाला। ठीक है जी, ये गोलीय कोश है। ठीक है, स्फेरिकल शेल कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या होता है? इसमें अंदर से खोखला रहता है, लेकिन इसकी कुछ मोटाई रहती है परत की। तो मान लो इसकी जो मोटाई है वो dv है ना, और जो इसकी रेडियस है मान लो v है। तो इसका जो वॉल्यूम है आप लोगों के
है ना, आप लोग समझते होंगे क्या होता है। मैंने एक बात आपको बता रखी है और आपको पता भी होगी, वो एरिया में किसी डिस्टेंस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, कुछ भी, उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो एरिया कितना है इसका, सेंटर तो मतलब रेडियस तो v है, तो एरिया कितना हो जाएगा बोलो, एरिया हो जाता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह v है, क्या आएगा 4 पाई v स्क्वायर। और डिस्टेंस यानी ये जिसे आप यहाँ पर मोटाई बोल सकते हो, है ना, इसकी मोटाई, मोटाई यानी थिकनेस, तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगी थिकनेस, जो क्या है dv। क्लियर है। तो इस एक स्फेरिकल सेल को जो कंसिडर करके चल रहे हो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 पाई v स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है जी, और वॉल्यूम एलिमेंट आपका ये है, तो आपका ये हो जाएगा डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड बराबर, ठीक है, ये वॉल्यूम है तो वो भी तो वॉल्यूम है 4 पाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर बी में रख देनी है बस। बी इंप्लाइज क्या आएगा, डी एन बराबर एन एम अपॉन 2 पाई के टी की होल पावर है 3/2। ठीक है जी, और ये जो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर दिख रहा है, आप इसकी भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, आप इसकी भी वैल्यू रखेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, याद है ना आपको। तो e की पावर माइनस का m अपॉन 2 के टी इंटू वी स्क्वायर, फर्स्ट में देखना इसके डेरिवेशन में, और इसकी जगह रख दो ये 4 पाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, तो इस 4 पाई को शुरुआत में लिख लो बस, तो डी एन बराबर 4 पाई, ठीक है जी, 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की होल पावर 3/2 और e की पावर माइनस का m अपॉन 2 के टी वी स्क्वायर। ठीक है जी, 4 पाई तो शुरुआत में आ गया, तो क्या बचा वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है जी, इसे बॉक्स बंद कर देना। ठीक है, ये भी देख लेना आपके कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो इस इक्वेशन को ही आप अब यूज करेंगे, आगे कुछ चीज़ें और निकालनी है। ठीक है, तो इसके नीचे, इस इक्वेशन के नीचे लिख देना, क्या लिखोगे, मान लो ये सी है, या आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपकी इक्वेशन हो, तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सवेल्स। ठीक है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, यानी मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करना है आपको मॉलिक्यूलर स्पीड्स का। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऐसे ही करना है, और उसके बाद आपको यहाँ तक कर देना है, बस ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। ठीक है, तो ये स्पीड्स का हो जाएगा, कर लोगे। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें कुछ चीज़ें और निकालनी है। ठीक है जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी अब, है ना, तो मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, देखो इसी में चल रहा है ना, इस लो के साथ ही आपसे पूछ सकता है, कुछ हेडिंग है 2-3। तो पहली हेडिंग डालो, देखो मॉलिक्यूलर स्पीड्स का है ना ये डेरिवेशन जो है, या जो लो है, तो मॉलिक्यूलर स्पीड भी तो कई तरीके की होती है, जैसे कि एक होती है आपकी एवरेज या मीन स्पीड, है ना, कौन सी, एवरेज और मीन स्पीड। ठीक है जी, इसका अर्थ है औसत या माध्य गति, है ना, या चाल। ठीक है जी, तो देखो ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल के लिए जो वेलोसिटी, वो स्पीड है, मान लो v है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं कितने, dn, है ना, वॉल्यूम एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, dn, तो कितना हो जाएगा dn इंटू v। ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगी, स्पीड है ना, और आपको स्पीड का एवरेज निकालना है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे आप, ये किस किस की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये लिखना है, इफ वी बी द
क्या लिखना है, इफ वी बी द मोलिकुलर स्पीड ऑफ वन मॉलिक्यूल या ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है जी, तो देन द मोलिकुलर स्पीड ऑफ dn मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बराबर कर लोगे ना। तो मोलिकुलर स्पीड्स ऑफ, क्योंकि लिखवाऊँ ना, मतलब लिखूँ लैंग्वेज यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वो मोलिकुलर स्पीड, मोलिकुलर स्पीड्स, स्पीड है ना ऑफ dn मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। इतना तो हो जाएगा, बाकी मैंने लैंग्वेज शुरुआत की तो बोल ही दी है, तो इतना हो जाएगा। अब आप निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड या मीन स्पीड कह दो और आप मान लो इसे किससे लिख रहे हैं, वी बार से, ठीक है जी। बार या एवरेज है ना, मतलब बार जो है मीन को या एवरेज को दर्शाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, आप एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं, सभी पदों का योग अपॉन बटे सभी पद, है ना, नंबर वो सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। तो आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो ऊपर आप स्पीड को जोड़ेंगे, और स्पीड है कितनी, dn इंटू वी है, ठीक है जी। स्पीड को जोड़ने का मतलब है जितनी भी स्पीड है, भाई इंटीग्रल का मतलब जोड़ना होता है, और जितनी भी स्पीड 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। मैंने आपको जब मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया वेलोसिटीज वाला, तब ये कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो ये मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती है ना, ये स्पीड्स होती है, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इंटीग्रल कर दिया है 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रल का मतलब जोड़ना, और आप क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड ले रहे हैं। तो अपॉन में क्या आता है, नंबर यानी जितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं कितने, कैपिटल N, ठीक है जी। तो बस इस dn की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो v बार बराबर क्या हो जाएगा, इधर का दिख रहा होगा आपको, चलो तो देखो v बार बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/n लिख लो इसे, है ना, और ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dn की वैल्यू रख लो यहाँ से 4πn m/2π kt की होल पावर 3/2 e की पावर माइनस का m/2 kt इंटू वी स्क्वायर, है ना, इंटू वी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है जी, क्लियर है। और इंटू में एक ये भी तो है ही अपॉन का n ये आ गया, और ये कहाँ से रखा आपने, तो साइड में बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सी, या जो भी आपने मान रखी हो। तो देखो जो कॉन्स्टेंट्स है बाहर निकाल लो, तो देखो n से तो n कट जाएगा, सिर्फ 4π बचेगा, और ये भी कांस्टेंट है m/2π kt की होल पावर 3/2, ठीक है। ये अंदर रहेंगे v वाले, क्योंकि dv है ना, तो dv का मतलब v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, तो v वाले अंदर रहेंगे। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का m/2 kt वी स्क्वायर इंटू ये वी क्यूब ना हो जाएगा इंटू डी वी, है ना, ठीक है। तो v बार बराबर, देखो ध्यान दो, आपको मैंने बताया था ये जो m/2 kt है, वहाँ बताया था ये किसके बराबर माना था, मतलब ये किसकी वैल्यू थी, b की वैल्यू थी। तो m/2 kt की जगह b रख लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो m/2 kt तो b हो गया, और अपॉन में पाई है, और इसकी पावर कितनी है 3/2, है ना। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, e की पावर ये तो कितना है b, तो माइनस का b वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब और इंटू डी वी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। तो चलो, है ना, इसकी शायद मुझे फिर ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसे इस तरीके से बॉक्स में करके, है ना, एक साइड कर देता हूँ ताकि आप समझ सके कि अलग है। इधर देखो, देखो इसके बाद इसका इंटीग्रल आप कर सकते हो, है ना, फर्स्ट सेकंड मान के,
दो पदों की गुणा का इंटीग्रल का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि इसका इंटीग्रल आप याद रखें, नहीं तो 7-8 लाइन और बढ़ जाएंगी व्यर्थ में। पहले ही डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है। तो v बार बराबर क्या आएगा, बाकी आप करके देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि जो मैं बताऊंगा डायरेक्ट कि इतना आ रहा है, तो आप उसे करके देखेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो देखो ये क्या है, 4 पाई है ना, b की पावर अलग कर लो 3/2, पाई की पावर 3/2, और इसकी वैल्यू जो है सारे की वो आएगी आपकी 1/2b²। ठीक है जी, इस इंटीग्रल की तो आप साइड में बता सकते हैं, चूंकि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e -bv² और इंटू v³ और इंटू dv, इसका जो इंटीग्रल करके आएगा वो आएगा 1/2b²। ठीक है जी, इस सारे का कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पोर्शन थोड़ा दूर को लिखना। ठीक है जी, अब देखो इन्हें एक साथ कर लो ऐसे, देखो 2 2 जा 4, मतलब है ना, तो ऊपर तो 2 बचेगा, और b की पावर b, एक काम कर लो, पाई की पावर 1 है ये, और इसे ऊपर ले जाओ, पाई की पावर है ना 1 - 3/2 जाएगी, और b नीचे है तो 2 माइनस उस 3/2 को अपॉन में ले आओ। ठीक है जी, तो ये बच जाएगा आपका 2। देखो पाई की पावर माइनस की 1/2 है, तो फिर तो पाई को नीचे लाना है, तो फिर तो पाई को नीचे ही रखो। और देखियो b की पावर ऊपर लाए ले जाएं या नीचे लाए, यदि नीचे लाएंगे तो 2 - 3/2 करेंगे। ठीक है, तो नीचे ही रखनी पड़ेगी क्योंकि प्लस की रखनी है, बाकी आप कर कैसे लो वो तो बाद में कर लेना चाहिए एडजस्ट। तो देखियो 2 तो है ही ऐसी, पाई की पावर 1 माइनस, बल्कि पाई को तो नीचे ला रहे हैं ना, तो b की पावर क्या हो रहा है 3/2 तो ऊपर है, और इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, पाई की पावर नीचे 3/2 है, उस ऊपर वाले को नीचे ले आओ। ठीक है जी, समझ गए होंगे। v बार बराबर देखो 2, b की पावर कितनी आएगी चलो माइनस की कितनी आएगी, माइनस का 1/2 है ना, और पाई की पावर 1/2 है ना, क्लियर है। तो ये जो b है ये भी कहाँ आएगा, अपॉन में, तो ये आ जाएगा 2/b। देखो ध्यान देना, 2 तो बाहर, b भी नीचे, पाई भी नीचे, और इस सारी की पावर कितनी 1/2। ठीक है जी, देखो कैलकुलेशन जो है ना वो अलग हो सकती है पीडीएफ नोट्स में और यहाँ पर, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। ठीक है जी, तो देखो 1/2 पावर मैंने सारी एक साथ कर ली, और 1/2 पावर का क्या मतलब होता है, 1/2 पावर का मतलब है अंडर रूट, है ना, क्या मतलब है, स्क्वायर रूट। तो आप इसे लिख सकते हो, यही लिख दो, चलो 2√1/b पाई। ठीक है जी, क्लियर है, और 2 को अंदर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/b पाई, ये पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये है आपका v बार, या जिसे आप v एवरेज भी कह सकते हो। ठीक है, और आप b की वैल्यू लौटा सकते हो, तो b की वैल्यू कहाँ है, ये रही m/2kt। तो आप लिख सकते हैं v बार बराबर √4/पाई, और b की वैल्यू क्या है m/2kt, तो m/2kt। क्लियर है, आप साइड में लिख दो, चूंकि b बराबर क्या होता है m/2kt। ठीक है देखो v बार कितना आएगा फिर यहाँ से, 4 दूनी 8, तो √8kt/m, या m पाई जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन जो किसका कर रहे थे हम, एवरेज या मीन स्पीड का, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो इधर का आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ लिख देता हूँ। ये किसके बराबर था, 1/2
2v² है ना। अब ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने एवरेज या मीन स्पीड निकाली, इसके बाद आप निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो हेडिंग लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? उसे आप कहते हैं सबसे संभावित, वो मोस्ट को सबसे या अधिकतम कह सकते हो, अधिकतम संभावित गति, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी कि अधिकतम संभावित गति, ठीक है। कोई हिंदी में लिखना चाह रहा है लिख लेना। और ये होती क्या है भाई, गैस में मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, तो उसमें उनमें से अधिकांश मॉलिक्यूल्स, है ना, अधिकतम मॉलिक्यूल्स, अधिकतम अणु, ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से चलते हैं उस स्पीड को ही आप क्या कहते हैं? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। क्लियर है? तो आप क्या कह सकते हैं, यानी द स्पीड, ठीक है जी, थ्रू विच, जिसके द्वारा, ठीक है जी, कौन चलते हैं? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, अधिकतम अणु, मूव, ठीक है जी, या परफॉर्म्स मोशन, जो भी आप लिखना चाहें। लैंग्वेज तो कई तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्पीड जिसके द्वारा मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, अधिकतम अणु चलते हैं या गति करते हैं, ठीक है जी, क्या कहलाती है? लिख दोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसे आप लिख देना VMP। इसे आप VMP से डिनोट करते हैं, है ना। M का मतलब मोस्ट और P का मतलब क्या है? प्रोबेबल, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय VMP, कर लोगे। तो अब इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं VMP के। तो इसकी तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी ही, तो मैं बस उधर का रफ कर देता हूं। ठीक है जी। तो देखो एक बात सुनो, आपने पढ़ा था 12th क्लास में एक चैप्टर मैथ्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उसमें आप मैक्सिमम निकालने के लिए, यानी मैक्सिमा निकालने के लिए, उच्चिष्ट निकालने के लिए आप डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल इन्हें जीरो करते थे ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो लिखना टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम या मोस्ट, है ना, प्रोबेबल यानी संभावित स्पीड यानी गति, ठीक है जी। तो यानी लिखना टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो डिफरेंशियल है डबल वाला, वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के, ठीक है जी। ये बात आप जीरो के बराबर क्यों रखते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, वहां पे डबल डेरिवेटिव ये जीरो के, है ना, जीरो के बराबर रखते हैं। पूरा प्रोसेस आप एक बार देख सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव है, ये भी देख लो चाहे, बस मैंने इसे दूसरे तरीके से लिख रखा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, del टू n ओवर del v स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? del ओवर del v, del n ओवर del v, ठीक है। और जब पार्शियल डिफरेंशियल नहीं करते हैं भाई, यहाँ पे एक ही तो वेरिएबल है, dn के डेरिवेशन में एक ही तो वेरिएबल है v का, तो del लिखने की क्या जरूरत है? del तो तब आता है जब वेरिएबल एक से अधिक हो, ठीक है जी। जब वेरिएबल एक से अधिक हो और आपको एक के रेस्पेक्ट में करना हो तो del आता है। चाहो तो आप यहाँ भी del वो मतलब d कर सकते हो, है ना। यहाँ del d का एक सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल कैसा है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कितना है? केवल एक, ठीक है। और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और इसे मैंने ऐसे लिख लिया है, इस तरीके से, ठीक है। dn की आप वैल्यू जानते हो, है ना, रख दो। तो del ओवर del v, ठीक है जी। dn की वैल्यू रखो और उसका डिफरेंशियल करना है फिर v के रेस्पेक्ट में।
ठीक है जी। तो डिफरेंशियल करेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट तो बाहर, चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। dn की वैल्यू रखो और बाहर क्या है 1/dv, यहाँ पे रख दो dn की वैल्यू 4 पाई n m/2 पाई kt की होल पावर 3/2 e की पावर माइनस का m/2 kt v स्क्वायर, इंटू में है v क्यूब और इंटू में है dv, ठीक है जी। क्लियर है? तो यहाँ से देखो dv से तो dv कट जाएगा, या आप डायरेक्ट इक्वेशन सी से ही किसकी वैल्यू रख सकते हो dn/dv की। क्लियर है? तो चाहे dn/dv की वैल्यू रख दो, और चाहे आप, यदि आप dn/dv की वैल्यू रखते हैं ना तो फिर एक लाइन कम हो जाती है, ठीक है। तो आप dn/dv की ही वैल्यू रख लो, एक लाइन कम हो जाएगी, वैसे इतना बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू जो है ये dv/ में आया, तो dn/dv की वैल्यू ये है, और ये बराबर हमने किसके रख रखी है 0। आप साइड में लिख सकते हो, कहाँ से रख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन सी, ठीक है, समीकरण सी से रख रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समीकरण सी से रख रहे हैं। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कांस्टेंट जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं डिफरेंशियल से, तो ये तो बाहर आ जाएगा ये वाला 4 पाई n m/2 पाई kt की होल पावर 3/2, और ये बचेगा सिर्फ डेल ओवर डेल v, ठीक है जी। और ये अंदर बचेगा e की पावर माइनस का m/2 kt v स्क्वायर इंटू v क्यूब और बराबर 0, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो इधर देख लो, अब आपको पता है इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान करके डिफरेंशियल कर दो, है ना। तो ये तो 0 के पॉइंट पहुंच गया ये वाला, तो ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? और ये कांस्टेंट है तो आप देख सकते हो सारा कहाँ चला गया 0 के अपॉन में। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज m वो e की पावर है माइनस का m/2 kt और इनटू में क्या है v स्क्वायर, ठीक है। दूसरे का डिफरेंशियल करो, दूसरा v क्यूब है, v क्यूब है, ये कहाँ से रखी है वैल्यू, यहाँ से, एक मिनट रुको, डेल/डेल v dn/dv की वैल्यू रखी है हमने c से, और इसकी वैल्यू v स्क्वायर है, ये ना, ये क्यूब कहाँ से आया, यहाँ v स्क्वायर है ये वाला ना, ये क्या था v स्क्वायर, ठीक है जी। चलो तो अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो दूसरे करोगे तो क्या आएगा 2v, और v का करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का करो तो e की पावर का तो ऐसे ही रहता है, ठीक है जी। और फिर पावर का भी तो करोगे, तो जब पावर का करोगे तो v स्क्वायर का तो 2v हो जाएगा, और m/2 kt ये तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है ये, और ये सारा किसके बराबर ले रहे हैं 0 के, ठीक है जी। कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस का m/2 kt v स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और इधर से 2 से तो 2 कट जाएगा, इधर से v भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2 बचेगा सिर्फ, और बीच में माइनस आ जाएगा ये वाला v तो बाहर आ गया तो v स्क्वायर बचा, ठीक है जी। और ये सारा बाहर आ गया, और ये बचा m/kt बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सारा 0 के अपॉन में ले जाओ तो ये बचेगा सारा ये, है ना, और फिर इसे इधर ले जाओ तो 2 बराबर बचा v स्क्वायर m/kt, ठीक है जी। तो देखो ये बचेगा 2 kt अपॉन m बराबर v स्क्वायर, और v बराबर बचेगा √2 kt अपॉन m, ठीक है जी। और v mp लिखते हैं इसे, ठीक है जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, mp, m का मतलब मोस्ट, p का मतलब प्रोबेबल, तो v mp आपका कितना आया √2 kt अपॉन m। कर लोगे इसे, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे लिख दो क्या लिखोगे
इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम आप जानते हैं, मैंने पहले पढ़ाया है। क्या होती है? उसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि वर्ग माध्यमूल गति या वर्ग माध्यमूल चाल, है ना। तो हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वर्ग माध्यमूल चाल। हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। भाई रूट का मतलब मूल, रूट मीन माध्य और स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो वर्ग माध्य मूल चाल यानी स्पीड या गति भी कह सकते हो। इसे आप VRMS से डिनोट करते हैं, याद है ना। देखो इसके लिए क्या करना है, जैसे पहले वाला करा था आपने एवरेज या मीन स्पीड का, ऐसा ही है लेकिन बस यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो देखियो, और इसे आप डिनोट करते हैं VRMS से। ठीक है, बल्कि V बार स्क्वायर से करते हैं, बाद में करते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो है ना। तो V बार स्क्वायर निकालो तो ऐसे तो निकलेगा जैसे उसमें था 0 टू इन्फिनिटी, क्या था dn इंटू वी था वहाँ, और अपॉन में क्या था n। ये तो थी एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड। अब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, बस अंतर यही है। dn की वैल्यू रख दो यहाँ से c से, तो v बार स्क्वायर बराबर 1/n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dn की वैल्यू रखो 4 पाई n m/2 पाई kt की होल पावर 3/2। ठीक है जी, और e की पावर माइनस का m/2 kt और इंटू वी स्क्वायर। ठीक है जी, वी स्क्वायर यहाँ पे है, लिख लो चलो वी स्क्वायर dv, और मल्टीप्लाई में ये भी वी स्क्वायर है। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, वी बार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, n से तो n कट गया तो 4 पाई आएगा, 4 पाई m/2 पाई kt, है ना, पावर है 3/2 सारे की, और अंदर बचेगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर कितनी है माइनस का m/2 kt वी स्क्वायर, और ये जगह v की पावर 4 इंटू dv। इसका भी इंटीग्रल आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है जी, तो साइड में लिख देना बिकॉज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का m/2 kt वी स्क्वायर इंटू वी की पावर 4 इंटू dv। इसका इंटीग्रल होता है ना, वैसे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसका इंटीग्रल, और फिर ये 12th में जैसे क्वेश्चन आते थे ना, वो क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो इसका इंटीग्रल याद रखना 3/8 अंडर रूट पाई अपॉन, बल्कि एक काम करो पहले इसे रिप्लेस कर लो। कैसे भाई, m/2 kt की जगह क्या रख लो, पहले b रख लो, तब करेंगे वो काम, है ना। तो देखो वी स्क्वायर वी बार स्क्वायर बराबर है 4 पाई m/2 kt, किसकी वैल्यू है b की, तो जगह b/पाई की होल पावर 3/2। ठीक है जी, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का b वी स्क्वायर इंटू वी की पावर 4 इंटू dv। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, पहले b इसकी जगह क्या रख लिया, b m/2 kt की जगह क्या रख लिया, b होती है वैल्यू, है ना, बताई थी वहाँ पे। और अभी मैंने कहा इसकी वैल्यू याद रखेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस b वी स्क्वायर इंटू वी की पावर 4 इंटू dv। ये है आपका क्या है 3/8 अंडर रूट पाई अपॉन b की पावर 5। ठीक है, याद रखना। तो v बार स्क्वायर बराबर 4 पाई ऐसा कैसा ही, और अलग अलग कर लूँ पावर्स, b की पावर 3/2 पाई की पावर 3/2, और इसकी जगह मैंने रख दिया
3/8 अंडर रूट पाई अपॉन बी की पावर 5। ठीक है, अब क्या करना है, बी की पावर एक साथ कर लो और पाई की पावर एक साथ कर लो। तो वी बार स्क्वायर बराबर, देखो पाई से पाई ऐसे मत काट देना, बल्कि ये काट दो, 4 2 जा 8, तो ये बचेगा 3/2। ठीक है जी, देखो पाई की पावर 1 है तो ये लिख ली 1 है ना, और फिर क्या करें, ये पाई की पावर 3/2 नीचे थी, ऊपर ले आओ माइनस की हो जाएगी, और ये पाई की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगी प्लस की 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, और अपॉन में क्या है b, तो देखो b की पावर है 5/2, और ये ऊपर वाली नीचे ले आओ तो अपॉन में क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है जी, क्लियर है। पाई की तीनों पावर हमने एक साथ कर ली और b की दोनों पावर एक साथ कर ली, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 पाई की पावर। देखो पाई की पावर तो कितनी आ जाएगी, 1/2 + 1 3/2, तो 3/2 - 3/2 तो 0 हो गया, तो पाई की पावर क्या आई 0, और b की पावर बची 2। b की पावर क्या बचेगी, नहीं 2 नहीं, 2/2 यानी 1। ठीक है, क्योंकि 5/2 - 3/2 2/2 यानी 1। अब भी पाई की पावर 0 तो वो तो 1 हो जाएगा, तो वी बार स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3/2 b की वैल्यू रख लो, b की वैल्यू दोबारा क्या है, वही है m/2 kT। साइड में बता दो, चूंकि b बराबर कितना है m/2 kT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, इधर देख लो क्या बचेगा, वी बार स्क्वायर बराबर ये बचेगा 3 kT/m। इसे स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो VRMS लिखते हैं, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 kT/m। और इसका फॉर्मूला तो आप पहले से भी जानते हैं, कराया था ना जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस कराया था इसी यूनिट में शुरुआत में, तब कराया था अंडर रूट 3 RT/m। उसके बाद एक बार है ना के की टर्म में भी करके बताया होगा शायद मैंने, अब तो मुझे याद नहीं है। तो ये VRMS का फॉर्मूला है अंडर रूट 3 kT/m। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, और m क्या है मास है ना। कर लोगे इसे, तो ये आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी, जिसे आप वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक। ठीक है जी, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब इस यूनिट में एक छोटा सा क्वेश्चन बार बार आता है, आपके अनसोल्ड में देखा होगा आपने, वो और मैं करा देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, या वेपर एंड गैस। ठीक है, वेपर कहते हैं वाष्प को, और गैस तो आप जानते ही हो। तो वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है आपसे पूछा जाता है। तो देखो अंतर समझ लो, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा पहले कराना था, लेकिन है ना अब मैंने ध्यान दिया इस पर, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है जी, तो हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, वेपर और गैस में क्या अंतर है। तो देखो मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाया था या नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, जिसे आप TC से डिनोट करते थे। ठीक है, तो वही है क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था है ना, क्रिटिकल प्रेशर बताया था और क्रिटिकल वॉल्यूम बताया था। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऐसा टेम्परेचर है जिससे इससे अधिक टेम्परेचर यदि हो जाए तो किसी गैस को प्रेशर अप्लाई करके, केवल प्रेशर अप्लाई करके उसे द्रवित यानी कि लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसा टेम्परेचर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता था। ठीक है ना, याद है आपको। यानी किसी गैस को लिक्विफाई करना है आपको, तो आपको उसका जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखना होगा, तभी गैस लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है जी। और वेपर और गैस में क्या अंतर है तो मैं आपको बता दूं। देखो है तो दोनों गैसियस सब्सटेंस ही भाई, दोनों की स्टेट तो अवस्था तो गैसियस है ना, गैसीय अवस्था है, गैसियस स्टेट है ना, है तो दोनों गैसियस सब्सटेंस ही। लेकिन ध्यान देना, गैसियस सब्सटेंस बिलो
TC इज कॉल्ड वेपर। क्लियर है, क्लियर है। और अबव TC इज कॉल्ड गैस। बस ये है कॉन्सेप्ट। गैसेस सब्सटेंस है दोनों, चाहे वाष्प हो चाहे गैस हो, यानी वेपर हो या गैस हो, लेकिन जब उसका टेम्परेचर, गैसेस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, बिलो है, नीचे है, तो वो वेपर कहलाती है, वाष्प कहलाती है। और जब उसका टेम्परेचर अधिक है TC से, ऊपर है, अबोव, तो वो गैस कहलाती है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका मतलब है दोनों ही गैसेस सब्सटेंस है। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो गैसेस सब्सटेंस है वो वेपर कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर गैसेस सब्सटेंस गैस कहलाता है। और मैंने आपको बताया क्रिटिकल वेपर का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो आप उसे लिक्विफाई कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं केवल प्रेशर को बढ़ा करके, प्रेशर को अप्लाई करके। लेकिन किसी गैस को आप केवल प्रेशर बढ़ाकर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन भी बताया मैंने भाई, ये वो टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा टेम्परेचर यदि हो जाए तो किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते आप केवल और केवल प्रेशर बढ़ा करके। तो फिर करना क्या पड़ता है भैया, पहले इसका टेम्परेचर कम करो। यदि कोई गैस है उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है और उसे आप लिक्विफाइड करना चाहते हैं, तो प्रेशर बढ़ा के ही केवल लिक्विफाइड नहीं कर सकते, बल्कि आपको पहले उसका टेम्परेचर, उस गैस का, है ना, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करना पड़ेगा। कम करोगे तो गैस ठंडी हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे, और फिर ऊपर से प्रेशर लगा दो तो गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो गैस को लिक्विफाइड करना है तो सबसे पहले आपको उसका टेम्परेचर घटाना पड़ता है, फिर प्रेशर बढ़ा करके हो जाता है गैस का लिक्विफिकेशन। ठीक है, और वेपर का तो खुद ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहता है, इसी कारण आप उसे केवल प्रेशर बढ़ाकर ही, है ना, द्रवित या लिक्विफाइड कर सकते हो। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं लिखकर आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। कोई एक आध टॉपिक यदि रहा हो तो आप बता सकते हैं, है ना, अन्यथा मेरी ओर से यूनिट कंप्लीट है। अब 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप कमेंट करके बताइए कोई टॉपिक छूटा हो तो। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।